चलो स्टार्ट करते हैं। अब इन्फ्लेशन की नॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि प्राइस राइज। सिंपल टर्म्स में प्राइस राइज, बट जनरल प्राइस राइज। सिर्फ एक आइटम का अगर प्राइस राइज होगा तो उसे इन्फ्लेशन नहीं, जनरल प्राइस राइज अक्रॉस सर्टेन आइटम्स, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक दिन के लिए भी बढ़ सकता है चीजों का, या 15 दिन, महीने भर के लिए। तो सर्टेन थिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल बी कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट क्या होते हैं? इन्फ्लेशन को और भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन मेजर्स हाउ क्विकली मनी लूजेस इट्स परचेजिंग पावर। यानी कि उसी पैसे में कम चीजें आ रही हैं, यानी परचेजिंग पावर कम हो गई है। अब दो तरह की होती है, एक तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मनी। तो परचेजिंग पावर कम हो गई, यानी कि मनी की क्वालिटी घट गई है। ठीक है, वही मनी है। दो तरह से इसको देख सकते हैं। क्वांटिटी, क्वालिटी घट गई है, इसका मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी लगेगी। ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आरबीआई क्या करती है कि कभी कभी डिफाइन करते हैं कि ये क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, ये क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स का जब हम बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव मेजर्स होंगे जिसमें कि मनी की क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है। ठीक है, और क्वालिटी बढ़ाने का मतलब सर्टेन सेक्टर्स में मनी इन्वेस्ट हो, तो एक ही क्वालिटी, ताकि लॉन्ग टर्म में जो इन्फ्लेशन है वो कम हो सके। और जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो सबसे मेन चीज आती है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इन्फ्लेशन डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई। तो जब डिमांड बढ़ेगी किसी चीज की और उसकी सप्लाई लिमिटेड है, चीज उतनी है बट डिमांड ज्यादा हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी प्राइस पे। ठीक है, उसकी प्राइस बढ़ेगी जब डिमांड ज्यादा आ रही होगी। तो ये हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड हम ज्यादा कर रहे हैं लेकिन क्वांटिटी कम है, तो जो भी उसका सेलर होगा वो कहेगा कि नहीं, अब मैं ज्यादा पैसे में दूंगा। ठीक है, तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? अ ग्रोइंग इकोनॉमी और इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। ग्रोइंग इकोनॉमी और सप्लाई ऑफ मनी का कोरिलेशन है। कैसे? ग्रोइंग इकोनॉमी होगी तो ज्यादा लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, बेटर एम्प्लॉयमेंट होगा, सैलरी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ेगी तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी। ठीक है, और इकोनॉमी ग्रो कर रही, नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, लोग ज्यादा लोन लेंगे, तो मनी सप्लाई जो है मार्केट में वो बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ी मार्केट में, यानी कि डिमांड बढ़ेगी। जैसे जैसे हमारे पास ज्यादा पैसा आता है तो हम ज्यादा चीजों की डिमांड करते हैं। ठीक है, जो चीजें पहले, मेनली जब पैसा कम होता है तो जो रिक्वायर्ड चीजें, फूड एंड शेल्टर एंड क्लोथिंग, उसी की डिमांड होती है। बट जैसे जैसे मनी की सप्लाई बढ़ती है तो हम लग्जरी आइटम्स की तरफ, या जो चीज़ें नहीं भी जरूरत है उनकी तरफ भी बढ़ते हैं, तो डिमांड बढ़ेगी, वैसे ही इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग और डेफिसिट फाइनेंसिंग। भाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से कैसे? सब्सिडीज अगर प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडीज प्रोवाइड करने में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सारी चीजें होती हैं। गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी तो इकोनॉमी ग्रो होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की एक्शन से भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। गवर्नमेंट, और एक, इसीलिए इन्फ्लेशन कभी कभी जब बढ़ता है तो ये अच्छा भी माना जाता है कि इकोनॉमी ग्रो करती है। ठीक है, ग्रोइंग इकोनॉमी का मेजर भी माना जाता है, तो इसलिए इन्फ्लेशन की रेंज होती है। इन्फ्लेशन 0% पे नहीं रखा जाता है ग्रोइंग इकोनॉमी में, डेवलपिंग इकोनॉमी में। डेवलपिंग इकोनॉमी हमारा क्या टारगेट है? 4 ± 2%। ठीक है, हम 0% क्यों नहीं रख रहे इन्फ्लेशन को? क्योंकि अभी हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम डेवलपिंग इकोनॉमी है तो हमें ग्रोथ की जरूरत है। और इन्फ्लेशन जो है ग्रोथ का एक मेजर भी है, कि ग्रोथ होगी तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन थोड़ा सा नेसेसरी भी है ग्रोइंग इकोनॉमी। लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी डिमांड बढ़ाएगा। जितने ज्यादा लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, उतना पैसा होगा लोगों के पास, तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, कि क्वेश्चन अभी देखेंगे तो उसमें पता चले कि हाँ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स भी लिख देते हैं जिससे इन्फ्लेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स। डिमांड, फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कमा रहे हैं। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने का मतलब क्या है?
कि हम ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तभी तो हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। हमारे लोकल डिमांड पूरी हो रही है तो हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो जब फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज होगा तो भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन एज ए कॉन्सिक्वेंस आ सकता है। ठीक है, तो ये एक मेजर हो गया इन्फ्लेशन का, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो दूसरा क्या होता है, सप्लाई। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, सप्लाई में क्या आता है, कॉस्ट। कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन। कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। अब कॉस्ट की वजह से कैसे बढ़ेगा, कि डिमांड तो उतनी नहीं है, बट जब हम कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके इनपुट में बहुत सारी चीजें लगेंगी। ठीक है, जो रॉ मटेरियल लगेगा या फिर लेबर होगा, लेबर की प्राइस हो सकता है बढ़ गई हो, ऑयल की प्राइसेस, ट्रांसपोर्टेशन की, इन सब चीज़ों की बढ़ गई हो। तो जब इनपुट की प्राइसेस जब बढ़ जाती हैं तो भी उसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में अगर ज़्यादा पैसा लगेगा तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो उसे, जब इनपुट साइड से जब ऐसा होता है तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो जब रीजन इन्फ्लेशन का अलग अलग होगा तो उसके लिए मेजर्स भी अलग अलग होंगे, इसलिए इन्फ्लेशन के रीजन समझना जरूरी है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब कि इनपुट साइड से चीज़ों की कॉस्ट बढ़ गई है, इस वजह से इन्फ्लेशन हुआ है। ठीक है, तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, कि कॉस्ट ऑफ वेजेस यानी लेबर प्राइस बढ़ गई है, और रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई है। दूसरा, होल्डिंग एंड स्पेकुलेशन ऑफ कमोडिटीज। हो सकता है इनपुट की प्राइस ना बढ़ी हो लेकिन एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की गई है, शॉर्ट टर्म शॉर्टफॉल क्रिएट किया गया। कैसे, होल्डिंग करके। जैसे अनियन प्राइसेस कभी कभी बढ़ जाती है, उसमें क्या होता है कि लोग होल्ड कर लेते हैं, छुपा के रख लेते हैं जब तक डिमांड इतनी हो जाए कि उनकी अनियन की प्राइसेस 20 से 80, 100, 200 पहुंच जाती है, तब वो निकालते हैं। ठीक है, स्पेकुलेशन ऑफ कमोडिटीज, स्पेकुलेशन भी हो सकती है कि नहीं ये आज कम क्वांटिटी में है इसलिए लोग ज्यादा खरीदने के लिए आएंगे, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इंक्रीजिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब भी कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, तो जब किसी भी प्रोडक्ट पर टैक्स लगेगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ये भी क्या है, इनपुट साइड से ही। जब भी कोई भी चीज हम बाय करते हैं तो पहले से ही इसमें टैक्स लगा होता है, तो जब हम बाय करते हैं तो पे करते हैं, तो ये भी कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन में आ जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, देखो उसमें भी था, डिमांड पुल में भी है, कॉस्ट पुश में भी है, क्योंकि दोनों पे इम्पैक्ट करेगा। जब करेंसी की बाइंग पावर कम हो जाएगी तो रॉ मटेरियल खरीदने में भी तो हमें ज्यादा लगेगा। ठीक है? तो वेजेस जो है वो भी ज्यादा देने पड़ेंगे, वेजेस भी ज्यादा मांगेंगे। जब भी मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो लोग सैलरी भी ज्यादा मांगेंगे, क्योंकि उन्हें भी ज्यादा मनी की जरूरत पड़ेगी वही चीजें खरीदने के लिए। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी दोनों में आ रहा है। इनपुट में क्या, क्रूड ऑयल का प्राइस फ्लक्चुएशन, एनर्जी, हमेशा जब भी ट्रांसपोर्टेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कोल से भी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, अगर उसकी भी प्राइस बढ़ गई है तो भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर में क्या, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सारी चीजें जो होगी प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो उनमें भी अगर लो ग्रोथ है तो भी वो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। अब फूड इन्फ्लेशन कैसे इम्पैक्ट करता है, फूड इन्फ्लेशन से क्या है कि सैलरी ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि बेसिक अम्यूनिटीज तो चाहिए, बेसिक चीजें चाहिए, तो फिर इम्प्लॉय जो है सैलरी की ज्यादा डिमांड करेंगे अगर फूड की प्राइसेस भी बढ़ गई है तो जैसे ही सैलरी ज्यादा बढ़ती है वो कॉस्ट ऑफ इनपुट में काउंट होता है। ठीक है, इनपुट में क्योंकि वेजेस भी काउंट होते हैं। इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज बाय आरबीआई। अब इंडस्ट्री जो है फंक्शन करती है लोन पे ही। ठीक है, तो जब भी हम लोन लेंगे, अगर लोन की कॉस्ट बढ़ गई है तो भी वो इनपुट साइड में ही प्राइस को बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि लोन की कॉस्ट बढ़ गई है, जो आपको फैक्ट्री सेटअप करने में जो कॉस्ट लगी थी वो ज्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन में इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब एक तीसरी चीज आती है जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है, कि देखो इकोनॉमी उतनी है, हमारे पास डिमांड भी है, लेकिन हमारे पास मीन्स नहीं है। ठीक है, हमारे पास डिमांड है कि हमें 100 बिस्किट चाहिए, लेकिन हमारे पास फैक्ट्री में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक है, हम डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मशीन हमारी जो है हाई लेवल की नहीं है। ठीक है, बेसिक मशीन्स हैं, तो हम सब डिमांड के हिसाब से
सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। रीजन रॉ मटेरियल की प्राइस नहीं है या वेजेस की प्राइस नहीं है, रीजन ये कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चरल लेवल पे हमारे पास वो बेकार है। और इस स्ट्रक्चरल लेवल पे क्या हो सकता है कि कंपटीशन जो है वो नहीं है, कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि कंपटीशन ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा है, तो मोनोपोली हो जाएगी कंपनीज की। जब कंपनीज की मोनोपोली होगी तो अपने हिसाब से मनमाने प्राइसेस रखेंगे। ठीक है। रेड टेपिज्म हो सकता है कि नई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो नए बिजनेसेस सेटअप नहीं हो पा रहे हैं। जब नए बिजनेस सेटअप नहीं हो पा रहे हैं तो मार्केट में कंपटीशन नहीं है, प्रोडक्शन कम है, इसलिए सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई कम है तो डिमांड और सप्लाई का गैप है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में, कि ये मेनली स्ट्रक्चर की वजह से, किसी इनपुट या आउटपुट की वजह से नहीं। इनपुट के प्राइसेस नहीं बढ़े, इनपुट के प्राइसेस भी सेम है, डिमांड भी उतनी है, डिमांड नहीं बढ़ी है, बट जितनी डिमांड है उसके हिसाब से हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से, स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से। ठीक है। तो ये ज्यादातर फेस किसमें होते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ये हो गया मेन तीन तरह के इन्फ्लेशन। अब जो इन्फ्लेशन हम काउंट करते हैं, जो जनरली हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, तो हम क्या कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या था, ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है। ओवरऑल कैसे, सारी चीजों को जब इंक्लूड करते हैं, सारे आइटम्स को, इंडस्ट्रियल आइटम्स को, फूड आइटम्स को। ठीक है। अब इन्फ्लेशन अलग अलग क्यों मेजर किया जाता है, कुछ चीजें होती हैं जिनका इन्फ्लेशन टेम्परेरी होता है, क्यों, क्योंकि वो सीजनल चीजें होती हैं। ठीक है। अब मानसून आया, मान लो मानसून की वजह से ये एग्रीकल्चर में कुछ चीजों का प्रोडक्शन नहीं हुआ, पल्सेस का प्रोडक्शन नहीं हुआ या ऑयल सीड का प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो उस लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, एक दो महीने के लिए पल्सेस का जो है प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन बाकी चीजें जो है वो नॉर्मल है। ठीक। तो फूड वो अलग सेक्शन में आ गया, फूड इन्फ्लेशन में, बाकी सारी चीजें अलग सेक्शन में आ गई। तो इसी हेडलाइन इन्फ्लेशन को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन को कोर इन्फ्लेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म चलता है। लॉन्ग टर्म क्यों चलता है, क्योंकि उससे हम टेम्परेरी चीजें हटा देते हैं। टेम्परेरी यानी कि फूड और एनर्जी वाली चीजें जो ज्यादा वॉलेटाइल है प्राइसिंग। ठीक है। फूड आइटम्स क्यों, कि डेली उनकी प्राइसेस चेंज हो सकती है। एक दिन भी अगर सप्लाई में डिफरेंस हुआ तुरंत उनकी प्राइसेस डबल भी हो सकती है, बट अगले ही दिन जैसे ही सप्लाई बढ़ी उनकी प्राइसेस फिर नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है। तो ये टेम्परेरी होती है। बट उसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मान लो लैपटॉप की प्राइसेस, ये सब पॉलिसीज पे डिपेंड करती है ना? तो उसमें क्या है कि मान लो टैक्सेशन टैक्सेशन बढ़ा दिया गया तो लॉन्ग टर्म में उनकी जो रेट्स हैं वो बढ़ते रहेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन होता है। या इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन हो गया, कार के प्रोडक्शन में हो गया, ये सारी चीजें क्या है, एक कोर इन्फ्लेशन का पार्ट होती है। ठीक है। तो हेडलाइन में क्या, सब सब चीज इंक्लूड रहेगी। ठीक है। और मेनली रिपोर्ट किसके किसके थ्रू करते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका हम जो डेटा है वो लेके हेडलाइन इन्फ्लेशन को दिखाते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन आज का इतना है। ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन पे हम मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बनाते हैं जनरली। क्यों, क्योंकि उसमें फूड इन्फ्लेशन भी जुड़ा हुआ है, फूड एंड एनर्जी इन्फ्लेशन। ठीक है। हम फूड एंड एनर्जी वाले को हटा देते हैं क्योंकि टेम्परेरी है, तो उसके उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन की हो सकता है, आरबीआई की इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े, कि वो एक वीक में वो इन्फ्लेशन कम हो जाए। तो इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन को मॉनेटरी पॉलिसी के लिए हम नहीं लेते। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए मेनली कौन सा इन्फ्लेशन हम काउंट करते हैं, कोर इन्फ्लेशन। ठीक है। तो जब भी कोर इन्फ्लेशन में ज्यादा फ्लक्चुएशन होंगे तब आरबीआई ज्यादा एक्टिव होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने। ठीक है। जब भी आरबीआई अगर पॉलिसी स्टांस लेगा तो वहां पे बात हो रही होगी कि कोर इन्फ्लेशन में ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, अब ज्यादा है या डाउन है। ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द प्राइसेस ऑफ फूड एंड फ्यूल। तो फूड और एनर्जी सेक्टर्स के जो भी आइटम्स होंगे उनको माइनस करने के बाद जो इन्फ्लेशन होगा उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। इफ द इंक्रीज इन द प्राइस इंडेक्स ड्यू टू टेम्पररी शॉक्स दैट रिवर्स टेंसेस, तो वही जो मैंने बोला कि वो जो चीजें टेम्पररी वाली हैं फूड और फ्यूल की,
वो टेम्परेरी है तो वो अपने आप ही रिवर्स हो जाएंगे, तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब कोर इन्फ्लेशन राइज होता है तो सेंट्रल बैंक जब भी इन्फ्लेशन राइज होगा तो इसका मतलब ये है कि अब हमें मतलब कि मनी सप्लाई ज्यादा है ना। दो तीन चीजें हो सकती है, मनी सप्लाई जो है मार्केट में ज्यादा है, ठीक है, तो लोग या तो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो हमें पहली चीज पॉलिसी से क्या करती है आरबीआई की, मार्केट से मनी को निकालना है। तो जब भी कोई क्वेश्चन है तो जो भी पॉलिसी इंटरवेंशन हो उसमें ये देखो कि क्या मनी सप्लाई को कम किया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है। जो भी एक्शन ले रहे हैं फोकस इस पे ये हमें करना है कि मनी सप्लाई कम हो रही है या बढ़ाई जा रही है, उससे हमारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। ठीक है, तो जब भी की पॉलिसी इंटरवेंशन होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट्स बढ़ा देंगे। कौन से रेट्स बढ़ाएंगे? जिससे कि बैंक का जो पैसा है वो आरबीआई के पास वापस आ जाए या उनके लिए लोन लेना महंगा हो जाए। बैंक जब बैंक के पास लोन लेना महंगा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आगे वो जो लोन्स देंगे वो भी महंगे महंगे इंटरेस्ट रेट्स पे देंगे। तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे देंगे तो लोग भी लोन कम लेंगे, और लोन्स कम लेंगे तो मनी सप्लाई जो है मार्केट में कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोर इन्फ्लेशन। अब डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दो की हम बात करते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इनमें एक मेजर डिफरेंस होता है, तो हम वो देख लेते हैं कि डब्ल्यूपीआई जो है ट्रैक्स इन्फ्लेशन एट द प्रोड्यूसर लेवल, ठीक है, और सीपीआई कैप्चर्स द चेंजेस इन प्राइसेस एट कंज्यूमर लेवल। अब इसका मतलब क्या है कि जो डब्ल्यूपीआई है वो बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहा है। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग एक टायर मैन्युफैक्चरिंग वाला जो है वो कार मैन्युफैक्चरर को टायर सेल कर रहा है। ठीक है, तो एक मैन्युफैक्चरर जो है वो मैन्युफैक्चरर को बेच रहा है। यहाँ पे रिटेल कंज्यूमर नहीं है। रिटेल मतलब कि छोटी छोटी चीजें लेना है, सिंगल यूनिट लेना है, एक बिस्किट खरीदना है, दो बिस्किट खरीदने वाले, वो हो गया रिटेल। रिटेल बायर रिटेल सेलर हो गया। होलसेल में क्या है कि पूरा एक यूनिट, पूरा डब्बा या मल्टीपल या ट्रक भर के लोड जो है वो रिटेलर को सेल करना, वो होलसेलर होगा। ठीक है, तो जब डब्ल्यूपीआई की बात करते हैं तो बिजनेस टू बिजनेस की बात हो रही है, और सीपीआई में जो कंज्यूमर के पास जो फाइनल प्राइस जा रहा है उसे हम सीपीआई से मेजर करते हैं। ठीक है, अब डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि डब्ल्यूपीआई में हम सर्विसेज के प्राइस को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ सीपीआई में ही काउंट होते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई में ध्यान रखना सर्विसेज काउंट नहीं होती हैं। In WPI, more weightage is given to manufactured goods, while in CPI, more weightage is given to food items. जब हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर डे टू डे आइटम्स में फूड आइटम्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, तो सीपीआई में फूड से रिलेटेड जो आइटम है वो ज्यादा होंगे। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होते हैं? बिजनेस टू बिजनेस बता दिया। दूसरा, रिलीज कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजर के ऑफिस से रिलीज होता है। अब इसका बेस ईयर जो है पहले 4 5 था, फिर 11 एंड 12, तो करंट बेस ईयर 2011-12 है डब्ल्यूपीआई का, ये याद रखना। और अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्योंकि आइटम्स काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो आइटम्स उसको कई कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया। रिलीज कौन करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक, अब the CPI calculates the difference in the price of commodities and services such as food, medical care, education, electronics, etc., which Indian consumers buy for use. तो रेगुलर डेली यूज के आइटम्स प्लस जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो वाले आइटम, जो कि रिटेलर्स रिटेलर्स की जब भी बात करें तो हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। सीपीआई है सेवरल सब ग्रुप। अब सब ग्रुप में देखो चार में डिवाइडेड है। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स। ये डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी, कोई सिटी में रह रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसकी डेली रिक्वायरमेंट्स अलग होगी। ठीक है, रूरल एरियाज में रिक्वायरमेंट्स अलग होगी, फूड आइटम्स अलग कंज्यूम किए जा रहे होंगे, ये क्लोथिंग अलग तरह की कंज्यूम की जा रही होगी, एजुकेशन अलग तरह की होगी। तो इसलिए चार में डिवाइडेड है।
और जो मेन जो एनएसओ रिलीज करती है वो होती है सीबीआई कंबाइंड। ठीक है, रूरल अर्बन कंबाइंड, लास्ट वाला जो है। ठीक है, जब भी हम सीपीआई की बात कर रहे होते हैं, जो सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो मेन जो रिलीज करते हैं लास्ट का सीबीआई रूरल अर्बन कंबाइंड। ये वाला हम जनरली नहीं देखते हैं, ये सब पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए होता है। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स और रूरल लेबर्स, अलग अलग जो भी। ठीक है, तो इसलिए पहले तीन क्या है, वो लेबर ब्यूरो वाले कंबाइन बताते हैं, और जो लास्ट वाला है फाइनल, उन सबको कंबाइन करके एनएसओ रिलीज करता है। अब उसमें क्या था, बेस ईयर 11-12, इसका भी बेस ईयर है 2012 सीपीआई का। ठीक, तो ये दोनों के डिफरेंसेस क्लियर हो गए। डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं, बिजनेस टू बिजनेस होता है। सीपीआई जो है रिटेल है, रिटेल बायर के लिए, रिटेल कंज्यूमर के लिए है, इसमें फूड आइटम्स ज्यादा इंक्लूडेड होते हैं। ठीक, इसे एनएसओ रिलीज करता है। और दूसरी क्या है, लेबर ब्यूरो भी इसमें इन्वॉल्व है। लेबर ब्यूरो फर्स्ट थी इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर। पॉलिसी जब भी हम बनाते हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन जब ज्यादा बनता है, बढ़ता है, तब आरबीआई का इंटरवेंशन होता है। 2014 में पहले हम डब्ल्यूपीआई पे ही ज्यादा करते थे, बट रघुराम राजन जब गवर्नर थे तो उन्होंने फिर थोड़ा शिफ्ट किया कि हम सीपीआई इन्फ्लेशन देख के मॉनेटरी पॉलिसी अपनी डिसाइड करें। हम अभी तक मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आरबीआई लेती है। आरबीआई के पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अभी देखेंगे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उससे वो एक्शन लेती है, रेपो रेट और ये सारी चीजें। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, मनी रिलेटेड है, तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जो गवर्नमेंट एक्शन लेगी उसे कहेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेशन हो गया, टैक्सेशन के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर सकती है। आरबीआई के राइट्स में क्या है, जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, एलएसआर, ये सारी चीजें। तो उसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने से पहले क्या था, कि सारे डिसीजंस लेते थे आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर के पास एक डेप्यूटी गवर्नर और बाकी उनकी होती बाकी कमेटी होती थी। बट ये कमेटी फॉर्म की गई सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जब ये कमेटी फॉर्म की, तब ये कमेटी जो है वो डिसीजन लेती है। इसमें है क्या कि एमपीसी कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। आरबीआई इसके क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। ठीक है, आरबीआई गवर्नर उनके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। डेप्यूटी गवर्नर जो है इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एन ऑफिसर ऑफ द बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड। और 6 में से 3 जो मेंबर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट 3 मेंबर कहाँ से अपॉइंट करती है, तो ये जो इन्फ्लुएंशियल लोग हों, जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी के प्रोफेसर, उन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करके 3 मेंबर्स को अपॉइंट कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। ठीक है, तो 6 मेंबर कमेटी होती है। और इनके जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के जब भी डिसीजंस होते हैं, तो क्वार्टरली होते हैं। जब भी क्वार्टरली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जब भी देखा होगा, तो आरबीआई जब रिलीज करती है अपना रिव्यू, रेपो रेट बढ़ाना है, घटाना है, या कांस्टेंट रखना है, ये क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में, साल में 4 बार रिलीज करते हैं। बट जरूरी नहीं है, ये कोई रूल की सिर्फ 4 बार ही कर सकते हैं। अगर ज्यादा जरूरत हो तो ज्यादा बार भी कर सकते हैं, बट जनरली ये रूल है कि 4 बार करते हैं। और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसमें एक क्वेश्चन ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर देती है आरबीआई गवर्नर को, तो ऐसा नहीं है। आरबीआई एक्ट जो है 1934 का, वो पावर देता है। ठीक, ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब इसके देखो, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत सारे। हाँ, इन इंस्ट्रूमेंट्स का पर्पस देखेंगे। पर्पस क्या है, मनी सप्लाई को बढ़ाना या घटाना मार्केट में। ठीक है, इन्फ्लेशन क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से होता है, तो हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है या घटाना है, उसमें कौन कौन सी चीजें काम आ रही है वो देखना है। ये तरीके हैं। मेन जो इंस्ट्रूमेंट है वो है रेपो रेट। रेपो रेट क्यों है, रेपो रेट से मनी की सप्लाई जो है डायरेक्टली, एक उन्होंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि रेपो रेट है, उसी के आसपास सारी चीजें रहेंगी, रिवर्स रेपो, कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो
जब भी पॉलिसी रेट की बात होगी, तो पॉलिसी रेट क्या है, तो हम कहेंगे रेपो रेट की बात हो रही है। पॉलिसी रेट मतलब रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स। ठीक है। अब बैंक्स के पास पैसा होगा तो वो आगे दे पाएंगे। अब बैंक के पास पैसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जितनी वो डिपॉजिट्स लेते हैं, बैंक के पास पैसे का क्या सोर्स है? डिपॉजिट्स। लोग डिपॉजिट करेंगे, उसी पैसे को आगे वो लोन पे देते हैं। बट जब वो डिपॉजिट लेते हैं तो उसमें से एसएलआर और सीआरआर, है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कि उसका कुछ परसेंटेज जो भी आपने डिपॉजिट में लिया है, तो आपको आरबीआई के पास जमा करना है। ठीक है, हर बैंक को। दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब उसका कुछ परसेंटेज आपको अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना है। लिक्विड फॉर्म मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में। ठीक है। तो ऐसे रखना है। तो काफी सारा पैसा तो आपके रूल के हिसाब से ऐसे रखना है, तो फिर आप जो लैंड करोगे दूसरों को, लोन पे दोगे, तो उसको पैसा काफी कम हो जाता है। तो यही पैसा जो उन्होंने डिपॉजिट किया है आरबीआई के पास, वो बैंक को खुद बोरो करना पड़ता है आरबीआई से। ठीक है, अगर उन्हें ज्यादा पैसे लोन देना। तो ये रेट रेपो रेट होता है जिसपे आरबीआई बैंक को पैसा लैंड करता है। ठीक? तो इसी के सहारे इन्फ्लेशन घटाते बढ़ाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब आपको मार्केट से पैसा निकालना होगा तो आरबीआई रेट बढ़ा देगी। तो रेट बढ़ाएगी मतलब रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक्स के लिए लोन महंगा हो गया। तो वो महंगा लोन दूसरों के लिए, रिटेल बायर, उसके लिए रिटेल बायर के लिए, बोरोवर के लिए क्या हो गया? और महंगा हो गया। अब जब 6.5% में आरबीआई से बैंक ले रही है, तो कुछ बीच में प्रॉफिट तो कमाएगी, 7.5 8 से कम तो आपको भी नहीं देगी। ठीक है। तो ऐसे लोन महंगा हो गया तो लोग थोड़ा कम लोन लेंगे। ये अगर रेट कम कर देगी तो आगे बैंक भी रेट कम कर देगा। ठीक है। तो इसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। या आरबीआई ने जो डिसीजन लिया, अगर उसी सेम रेशियो में, अगर 6.5% के रेट से आरबीआई ने लोन दिया बैंक को, और आगे 1% का उनके पास मार्जिन है, तो 7.5% से आगे लोन दे रहे हैं, तो आरबीआई कहेगी कि हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन जो है सही से हो रहा है। अब मान लो 6.5 पे दिया, लेकिन बैंक जो है वो 8.5 पे दे रहा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन सही से नहीं हुआ ना। अब मान लो उसने कम कर दिया बट बैंक ने अपना रेट कम नहीं किया। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम्स आ रही है। कि जैसा आरबीआई बैंक के साथ कर रही है, आगे बैंक उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं कंज्यूमर के साथ। ठीक है। अब रेपो से रिलेटेड दूसरा क्या है? रिवर्स रेपो। जिस रेट से आरबीआई बैंक से पैसा लेगी, ठीक है, आरबीआई बैंक से पैसा क्यों लेगी? लिक्विडिटी अगर हमें मार्केट में कम करनी है तो बैंक से वापस ले लेगी पैसा। कैश रिजर्व रेशियो जैसे बताया भाई, कैश रिजर्व एवरेज डेली बैलेंस दैट बैंक्स नीड टू कीप इन आरबीआई। सीआरआर आरबीआई में रखना है, एसएलआर अपने पास रखना है। किस फॉर्म में रखना है? कैश के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में। ठीक है, तो इसे लिक्विड फॉर्म में बोलते हैं। अब रेपो रेट को क्यों? रेपो रेट चेंजेस ट्रांसमिट टू द मनी मार्केट टू द इंटायर कनेक्शन। यही है मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन। तो एक रेट जो है, ट्रांसमिशन बताया क्या होता है? तो रेपो रेट आगे मार्केट में ट्रांसमिट होता है, इसलिए मेन जो पॉलिसी रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। अब आता है बैंक रेट। अब रेपो रेट और ये सारे क्या हैं? ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए यूज होता है। बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए जब बोरो करती है मनी आरबीआई से बैंक्स, या सेंट्रल बैंक से बैंक्स, जो भी बोरो करेंगे वो होगा बैंक रेट। ठीक है। तो रेपो रेट और बैंक रेट में ये डिफरेंस है, कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एक ये अलग एक चीज है। इट इज अ विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एन इमरजेंसी। अब मान लो एकदम ही आपके पास कैश नहीं बचा है, ठीक है, तो आप उस केस में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज करके, यानी कि गिरवी रखें, जैसे गिरवी रखना भी बोलते हैं, जो आपके पास है उसे आरबीआई के पास रखो, तो आरबीआई आपको थोड़े टाइम के लिए पैसे दे देगी।
ताकि आप लिक्विडिटी जो क्रंच है, लिक्विडिटी जो कमी पड़ रही है, अगर डिपॉजिटर्स एकदम से आगे यहाँ पैसा निकालना है, और पैसा नहीं है अगर बैंक के पास, तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। तब आरबीआई इस फैसिलिटी के थ्रू उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देती है उनकी लिक्विडिटी को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, उसे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो, ये सारी ये किसमें आते हैं? लिक्विडिटी। इसी को एक कॉमन टर्म भी होता है, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो ये, क्योंकि ये चीजें कर क्या रही है, लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रही है ना। लिक्विडिटी यानी मनी फ्लो। ठीक है, मनी ज्यादा है या कम है मार्केट में। ठीक है, तो ये है इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आरबीआई यूज करती है। तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी के, इनमें से कोई भी फिजिकल पॉलिसी नहीं है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स है। फिजिकल पॉलिसी जो है वो एसोसिएट करेंगे हम गवर्नमेंट से। ठीक, तो अब ये देखो, ये थोड़ी सी, अब इसके बाद आते हैं सीधा क्वेश्चंस पे, कि हम इतना सा पढ़ के क्या क्वेश्चंस आंसर कर पा रहे हैं, मेन चीज वो है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग: बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू। विच ऑफ द अबव इज कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? ठीक है, तो इसमें से एक स्किप हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है उन्हें बाय सेल। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पर्पस क्या है? यही, मार्केट में लिक्विडिटी या तो बढ़ाना या घटाना। अब अगर आरबीआई सिक्योरिटी सेल कर रही है, सिक्योरिटी सेल करने का मतलब क्या होता है? कोई उनसे पैसे दे के खरीदेगा ना सिक्योरिटी को, यानी मार्केट से पैसा गायब हो रहा है, आरबीआई के पास आ रहा है। ठीक है, बैंक के पास सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट आ गया और आरबीआई के पास पैसा, यानी कि अगर मार्केट से हम पैसा निकाल, आरबीआई को पैसा कम करना है, तो वो सिक्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी। ठीक, अगर उन्हें पैसा मार्केट में डालना है, लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो सिक्योरिटीज को बाय करेगी वापस, है ना। ठीक है, तो ये याद रखना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन्हें कहते हैं। ठीक है, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कंपोनेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के। ठीक, तो बैंक रेट हो गया लॉन्ग टर्म में मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है, बैंक रेट हमने देख लिया। पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू, ये मॉनेटरी पॉलिसी के नहीं है, ये फिस्कल पॉलिसी में आते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, आरबीआई से रिलेटेड नहीं है। तो 1 एंड 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन अ मंथली बेसिस ओनली। ऐसा नहीं, ईयरली बेसिस पे भी होता है। ठीक है, तो मंथली बेसिस नहीं है। एज कंपेयर टू सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, डब्ल्यूपीआई गिव्स लेस वेट टू फूड आर्टिकल्स। सही है, डब्ल्यूपीआई में फूड आर्टिकल्स का वेटेज कम होता है, क्योंकि हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 2 ओनली सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। जैसे बताया था, सीपीआई में फूड फूड के कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं। तो डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विद सीपीआई। डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज का कंपोनेंट नहीं होता है, तो ये भी सही हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। पहले था, अब सीबीआई अडॉप्ट कर लिया है 2014 के बाद से। ठीक, तो ये स्टेटमेंट थर्ड वाली गलत है, ये हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसे पढ़ के थोड़ा आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, सो क्या होगा? इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है। हम्म, सेल। तो पहली स्टेटमेंट
गलत हो जाती है। इफ द रूपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। तो ये स्टेटमेंट्स के बारे में सोचो, कैसे सही है या गलत? आरबीआई, देखो, रुपी डेप्रिशिएट कर रही है, इसका मतलब है कि डॉलर्स की डिमांड ज्यादा है। ठीक। सही है। सप्लाई कम है, तो आरबीआई जो है डॉलर्स बेचेगी मार्केट में। हम्म, ठीक है। सप्लाई बढ़ा देगी, अपनी रुपए की डिप्रिसिएशन इसमें थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक, तो स्टेटमेंट सही है। इफ इंटरेस्ट रेट्स इन यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। ये कैसे सही है, सोचो। मैं बताता हूँ, स्टेटमेंट सही है। रीजन। ओके, हाँ सर, सही हो जाएगा ये। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट वहां पे कम होंगे तो वहां से फिर हमारे पास पैसा आएगा एफपीआई के थ्रू। और अगर हमारे पास पैसा आएगा एफपीआई के थ्रू तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करेंगे तो डॉलर्स बाय करके उनको रुपी सेल करना पड़ेगा। मतलब डॉलर्स के बदले रुपीज उनको भेजेंगे, इसलिए। एक्सेस ऐसा होगा, मतलब रीजन ये होता है वैसे पर्टिकुलरली, एक्सेस डॉलर्स हो जाते हैं मार्केट में, क्योंकि वहां से इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं, तो आरबीआई थोड़ा बैलेंस करने के लिए डॉलर्स को बाय करती है ना, रिजर्व बढ़ाती है इसी। ठीक है, तो ये रीजन हो जाते हैं वहां के इंटरेस्ट रेट सर चेंज होने से। हाँ। सर सेकंड का अभी पेपर में जो पहला काट ही आंसर आ गया था, लेकिन सेकंड का एक बार दोबारा बता दो रीजन। अगर ये रैपिडली क्यों सही है? डेप्रिशिएट कर, हाँ, सेकंड वाला इसलिए सही है क्योंकि अगर डेप्रिशिएट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो डॉलर की डिमांड है वो ज्यादा है। ठीक है, रुपए की कम है, तो हमारे पास जो डॉलर्स होंगे, हम जो डॉलर की डिमांड है उसको कॉम्पेंसेट करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे। जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे डॉलर्स की मार्केट में। ठीक है, तो उसकी डिमांड ठीक है। कम होगी तो कॉम्पेंसेट करेंगे, इसलिए। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर। हाँ जी। हाँ जी। मनी मल्टीप्लायर, अब ये टर्म आया मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर यानी कि आपके पास डिपॉजिट्स में पैसा आया, आपने उसे लोन में दिया। ठीक है, उसका इंटरेस्ट आया, फिर उसे आपने लोन में दिया, तो मनी एक वही पैसा है, वही सर्कुलेट हो रहा है, वही पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसी को मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक, तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब ही यही है कि मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज करने के लिए हमें मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। मनी मिलेगी तभी तो लोन दे पाएंगे। ठीक, तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब यही है, मनी सप्लाई बढ़ाओ। तो द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी increases with which one of the following? Increase in the cash reserve ratio in the banks. कैश रिजर्व रेशियो बढ़ने का मतलब है हमें तो जमा जमा करना है, उस पैसे को लोन के लिए यूज नहीं कर सकते, तो मनी मल्टीप्लाई नहीं होगी, मल्टीप्लाई नहीं होगी तो पड़ी रहेगी। सिमिलरली एसएलआर भी वही है ना, ये मेंटेन करना है, ये बैंक में मेंटेन करते हैं और सीआरआर आरबीआई में मेंटेन करते हैं, पैसे को यूज कर नहीं सकते। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, बैंकिंग हैबिट बढ़ी तो लोग पैसे डिपॉजिट करेंगे, पैसे डिपॉजिट करेंगे तो वो पैसे हम लोन में दे सकते हैं, तो वो मनी मल्टीप्लाई होगी। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, वैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग लोग भी ज्यादा हो गए पैसे जमा करने के लिए, तो एक तरह से ये हो गया इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट। बट ये तो एक सबसीक्वेंट है ना, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी नीड भी तो बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है कि वो तो बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली पॉपुलेशन जितनी भी बढ़े, जब तक बैंकिंग हैबिट नहीं बढ़ेगी तब तक पैसा बैंक के पास नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो इसलिए ये लग सकता है कि हाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भी बैंक के पास पैसा बढ़ेगा, लेकिन जब अगर हैबिट है ही नहीं बैंक में पैसा जमा करने की,
तो फिर पैसा चाहे जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ जाए, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक। अब ये देखते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। बाकी चीजें कांस्टेंट हैं, किसी डिमांड बढ़ानी है, प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। ठीक है, अगर आपको एक, तो ये सही होगा या गलत? सही हो जाएगा सर ये तो। सही है, उसी का एग्जैक्टली। सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई ना, उसकी जगह आप कुछ और ले रहे थे, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो आप वापस उसी को लेने लगोगे, यार ये सस्ता है। ठीक है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, कि कोई चीज आपने खरीदी तो उसके साथ वो भी लेना है, शैम्पू है तो उसके साथ कंडीशनर लेते हैं। ठीक है, तो कंडीशनर की अगर प्राइस बढ़ गई तो उसके साथ वाला शैम्पू तो आप नहीं लोगे, यार कंडीशनर महंगा आ रहा है इसका, इसलिए और नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसकी डिमांड घट जाएगी, कॉम्प्लीमेंट की प्राइस बढ़ने से उसकी भी डिमांड, उसकी डिमांड घट जाएगी। ठीक है, तो टू नहीं होगा। द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेस। जब भी इनकम बढ़ती है तो लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो इंफीरियर गुड से दूर जाते हैं। ठीक, तो ये तीसरा भी नहीं होगा। चौथा तो डायरेक्ट है, प्राइस कम हो गई, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई, तो आंसर हो जाएगा 1 and 4। With reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused increased by which of the following? Expansionary policies. एक्सपेंशनरी पॉलिसीज का मतलब ये होता है मार्केट में पैसे एक्सपैंड करना, बढ़ाना। ठीक है, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज में पैसे बढ़े तो डिमांड बढ़ी, डायरेक्ट। ठीक, फिस्कल स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस भी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू होता है। फिस्कल स्टिमुलस मतलब भाई सब्सिडी वगैरह दिया, ठीक है, नई इंडस्ट्रीज, तो भी मार्केट में पैसा बढ़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी अगर फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड किया है कंट्री में तो उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी। अब तीसरा ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन के साथ साथ आपके वेज भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, जितना इन्फ्लेशन बढ़ा उतना आपके, तो देखने में तो लग रहा है कि पैसे बढ़ गए, है ना, मनी सप्लाई बढ़ गया, कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा तो आपकी मनी सप्लाई बढ़ गई। बट इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग की वजह से डिमांड नहीं बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा इसलिए वेज बढ़ रहा है, तो ये उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ठीक है, इसमें ये समझना है कि ये उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ा इसलिए वेज बढ़ा। ठीक है, वेज बढ़ने की वजह से नहीं होता, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाता है। बट देखने में लग रहा है कि हाँ इन्फ्लेशन, पैसा तो बढ़ रहा है इन्फ्लेशन के साथ साथ, मनी सप्लाई बढ़ रही है, बट ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। चौथा, हायर परचेजिंग पावर। हायर परचेजिंग पावर से सीधा राइजिंग इंटरेस्ट रेट। जब भी राइजिंग इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, बोरोइंग की इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं घटेगा। ठीक है, तो इसमें 1, 2 and 4। अब एमपीसी के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। डिसाइड करती है, ठीक है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। इट इज अ 12 मेंबर, हमने पढ़ा था 6 मेंबर बॉडी है, एंड द गवर्नर ऑफ आरबीआई इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई तो इंक्लूडेड, लेकिन 6 मेंबर बॉडी है। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, ऐसा नहीं।
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इसके गवर्नर ऑफ आरबीआई है। तो केवल वन जो है, वन सही हो गया, वन। If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do? एक्सपेंशनिस्ट मतलब पैसे बढ़ाने हैं मार्केट में, लिक्विडिटी बढ़ानी है मार्केट में। ठीक है, तो इसमें से वो क्या नहीं करेगी? कट एंड ऑप्टिमाइज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर एसएलआर कट कर रही है, इसका मतलब क्या है? बैंक के पास ज्यादा पैसा है लैंड करने की, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, तो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी ये तो करेगी, इसमें लिखा गया है क्या नहीं करेगी। इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब एमएसएफ का रेट बढ़ाने, यानी कि एमएसएफ अभी हमने पढ़ा था क्या था, कि अगर हमारे पास लिक्विडिटी की क्राइसिस है तो बैंक आरबीआई के पास जाके पैसा ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है तो लिक्विडिटी तो बढ़ानी है, अगर एमएसएफ का रेट बढ़ा देंगे तो लिक्विडिटी कैसे बढ़ाएंगे? तो ये तो नहीं करेगी आरबीआई। इसमें ये लिखा है कि क्या नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। नंबर टू, ये हो गया थ्री। कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। बैंक रेट और रेपो रेट से तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। ठीक, तो ये करेगी। तो वन एंड थ्री जो है वो गलत हो जाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, और बचता क्या है? टू। ये वाला स्टेप नहीं लेगी, बस बाकी दो स्टेप वो लेगी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के लिए। ठीक, अब ये जो सीबीएस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो हमने अभी तक पढ़ा, वरना आप इनका एनालाइज करो, अब समझ आ रहे हैं? तुम बताओ, फिर से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन व्हेन एन इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर? पहला, डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इंक्रीज्ड। पैसे कम करने, मार्केट समझने का हमेशा ऐसे ही सोचना है कि हमें इकोनॉमी से पैसे कम करने हैं, जो आदमी के हाथ में पैसे हैं इंसान के, ताकि वो खर्च ना कर पाए। ठीक है, इन्फ्लेशन ज्यादा है क्योंकि अगर पैसे ज्यादा होंगे तो और बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगी। तो डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देंगे, तुम्हारी सैलरी से कट गया पहले से ही पैसा, तुम्हारे पास कम पैसा आया तो हम कम खर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो टैक्स तो बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट शुड बी रिड्यूस्ड। रिड्यूस नहीं, इंक्रीज करेंगे अगर हमें इन्फ्लेशन कम करना है। रिड्यूस करने से तो और पैसा जाएगा मार्केट में। पब्लिक स्पेंडिंग शुड बी इंक्रीज। अभी हमने देखा था फिस्कल स्टिमुलस और पब्लिक स्पेंडिंग सब्सिडीज वगैरह, तो उससे भी मार्केट में पैसा बढ़ता है, तो ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक ही चीज करेगी, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएगी। ठीक है, अभी समझ आया? सर ये तो समझ आ गया, हाँ, लेकिन वो जो मैंने आपको भेजा था ना, उस हिसाब से समझ नहीं आया था बस। तो उस हिसाब से तो ये सिंपल चीज पे रखो, थियरी अपनी सिंपल रखो कि मार्केट में पैसा बढ़ाना है या घटाना है। ठीक है, मनी सप्लाई की बात करते हैं बस, कि हमारे इन हैंड मनी, अगर पैसा ज्यादा होगा हम ज्यादा खर्च करेंगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पैसा कम होगा कम खर्च करेंगे इन्फ्लेशन घटेगा। ठीक है, लेट्स कीप इट एज सिंपल एज दैट। इस थ्योरी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, होते जाएंगे। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द आउटकम ऑफ इकोनॉमी इफ एन इकोनॉमी इज अंडर द इन्फ्लेशनरी प्रेशर? पहला तो क्लियर है, जब भी इन्फ्लेशन होता है डोमेस्टिक करेंसी हेड्स फॉर डिप्रिसिएशन। ठीक, यस। दूसरा, एक्सपोर्ट्स बिकम लेस कॉम्पिटिटिव विद इंपोर्ट्स गेटिंग कॉस्टलियर। लेस कॉम्पिटिटिव तो हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी जो करेंसी है डिप्रिशिएट हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वही चीज हमें, जो बाहर कोई खरीदेगा, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर से कोई इंपोर्ट कर रहा है, तो उसे ज्यादा पैसे लगेंगे ना खरीदने के लिए।
तो हमारे एक्सपोर्ट्स तो लेस कॉम्पिटिटिव हो गए ना। ये यही है सिर्फ theory, यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि देखो जब भी नहीं सर, लेस कॉम्पिटिटिव थोड़ा। हम्म, एक्सपोर्ट तो मोर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा ना। इम्पोर्ट भले ही इन्फ्लेशन, कॉस्टलियर होगा। एक बात बताओ, इन्फ्लेशन, जब भी इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि आपकी जो मतलब हम शूज एक्सपोर्ट करते हैं, वो हम 800 का बेचते थे, अभी इन्फ्लेशन हो गया वो 1000 का हो गया, तो हमारा शूज महंगा हो गया ना, ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए, फॉरेन मार्केट के लिए भी इन्फ्लेशन की बात हो रही है। व्हेन इकोनॉमी इज अंडर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तो यानी कि जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो गया है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि फॉरेन मार्केट के लिए भी। जो हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी महंगा हो गया। आ रहा है समझ की कंफ्यूजन? जो चीज महंगी हुई है सर हमारे लिए, तो हमारे लिए भी महंगी, उनके लिए भी इन्फ्लेशन महंगी हुई है। होता है, करेंसी भी तो डेप्रिशिएट करती है। करेंसी भी डेप्रिशिएट करती है ये भी, लेकिन करेंसी, देखो जब इन्फ्लेशन होता है करेंसी डेप्रिशिएट यहाँ पे कर रही है इस टर्म्स में कि करेंसी की जो वैल्यू स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई, परचेजिंग पावर कम हो गई, है ना। लेकिन उससे सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट ये भी तो हुआ, वो चीज़ कॉस्टली हो गई है तो वो सेम रेशियो में नहीं होता। अब जब भी देखो पिछले टर्म में जो फॉरेक्स की बात की थी, तो हमने एक बात की थी कि अगर हम डॉलर, ये बात कर रहे हैं कि जो हमारी करेंसी की वैल्यू है डॉलर के टर्म्स में कम हो गई है ना, कि 72 75 ऐसे पहुंच रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी इकोनॉमी के टर्म्स में वो करेंसी स्ट्रांग है या वीक है। तो ये चीज़ समझने की नीड, और इसीलिए अलग अलग समझा था कि इवन नीड में क्या है कि हमारी करेंसी स्ट्रांग है, डॉलर के टर्म्स में कम हुई है। तो जब भी इन्फ्लेशन होगा तो आप इस एंगल से ही देखना है कि कॉस्टली, अगर चीज़ कोई कॉस्टली हुई है तो सिर्फ हमारे लिए नहीं हुई है, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी कॉस्टली है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीजेस, अब इन्फ्लेशन में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? अब यहाँ पे देखो दिमाग, सर इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो अब मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, मतलब लोन लेने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो इंक्रीज हो जाए। और यही सिमिलर थियरी अप्लाई होगी बॉन्ड होल्डर्स। बॉन्ड होल्डर्स मतलब कि उन्होंने, ऐसा होता है जब भी इन्फ्लेशन है तो जो आप बोरो कर रहे हो, है ना, वो महंगा हो जाता है। और जब भी आप, अगर किसी को जैसे बैंकर्स को जो पैसा मिल रहा है, वो भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे बॉन्ड होल्डर्स है, उसका इंटरेस्ट अगर मिल रहा है बॉन्ड होल्डर को, तो उसकी वैल्यू अब डेप्रिशिएट हो गई ना। पिछले साल 2000 अगर मिले थे इंटरेस्ट में उसे, तो उसकी वैल्यू अलग थी, उससे ज्यादा चीजें खरीद सकता था। लेकिन इस साल उसकी 2000 की वैल्यू कम हो गई है क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया है। ठीक है, तो बॉन्ड होल्डर का नुकसान, जिसे भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसका नुकसान। ठीक है, क्योंकि अमाउंट तो उसे उतना ही हो रहा मिल रहा है, लेकिन उस अमाउंट की वैल्यू घट गई है। ठीक है, तो ये सिर्फ बॉन्ड होल्डर पे अप्लाई नहीं होगा, इवन जो लोन्स जिनको वापस मिल रहा है, इंटरेस्ट जिनको वापस मिल रहा है, उनका भी नुकसान है। ठीक, तो 3 और 4 एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आंसर उसमें बचेगा 1 और 2। वन और एंड इसका टू आंसर सी है। पर टू तो आंसर था सी नहीं है। ऑप्शन सही। सही, अभी तो बोला मैं, एक्सपोर्ट्स बिकम लेस कॉम्पिटिटिव। मेरा आंसर सी है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग नहीं, एक्सपोर्ट्स बिकम लेस कॉम्पिटिटिव, 1 और 2 तो होना चाहिए, एक्सपोर्ट्स बिकम लेस कॉम्पिटिटिव। आंसर इसका क्या दिया हुआ है?
वन एंड थ्री, 1 and 3 होंगे। ऑफिशियल में चेक करूँ क्या? हम्म। नहीं देखो, तो ऑफिशियल की जो भी है, बट एक्सपोर्ट्स बिकम लेस कॉम्पिटिटिव, दिस इज द राइट थिंग। ठीक है, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें तीन है, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाती है। अब वही देख लो, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि जो आपका इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में क्या क्या चीजें होती है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, और जो आपने मनी बाय की, बट जो आपने मनी बोरो की उसकी तो वैल्यू कम है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से डिप्रिशिएट हो गई है। तो इसका 1 and 2 होना चाहिए। चलो फिर भी इसे रीचेक कर लेंगे और दोबारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, हम गलत होंगे तो हम इम्प्रूव कर लेंगे, बट डायरेक्ट जो थ्योरी के हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। सर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, अगर उसने पैसा बोरो कर लिया है और उसे देना है, तो हम्म। उसे जो पैसा वो देगा उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी ना। जो जिन्हें जैसे ईएमआईज देने हैं ना, उनका फायदा है, बट जिन्हें बोरो करना है उनका नुकसान। ईएमआई जब आप रिटर्न कर रहे हो हम्म। तो आपको तो नहीं पैसे देने हैं, बट उस समय उस जो ईएमआई वापस लेगा उसके लिए नुकसान है, क्योंकि उस पैसे की वैल्यू कम है। ठीक है, तो आपने लोन लिया हुआ है उसे वापस कर रहे हो, तो उसमें फायदा है। जो बोरोवर है उसका फायदा है, जो ऑलरेडी बोरो कर चुका है। ठीक है, उसका तो एडवांटेज होता ही है जब भी इन्फ्लेशन होता है। हम्म। जब क्योंकि आपकी ईएमआई तो आप उतनी दे रहे हो, लेकिन उसकी वैल्यू कम है, इतनी होनी चाहिए उससे कम। चलो कोई नहीं, इसको दोबारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से। बाकी बाकी थियरीज इन्फ्लेशन की क्लियर होगी कि इन्फ्लेशन में जब भी हम सोचेंगे इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई के थ्रू, तो मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट वाले भी, है ना, इवन जैसे जैसे मनी सप्लाई हम काम करेंगे उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में वो काउंट होते हैं। ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट लिखी जाए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो क्या क्या है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर, आरआर, ये सब एसएलआर, सारी क्या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के पार्ट। तो जब भी इन क्वेश्चंस के बारे में सोचो, सिंपल ऐसे रखो, मनी सप्लाई, बाकी और कोई दिमाग नहीं। मनी सप्लाई बढ़ रही है या घट रही है, यही, चाहे डिमांड पुल की बात करें चाहे कॉस्ट पुश की बात करें। ठीक, अब और बाकी कोई क्वेश्चंस हो तो। नहीं है क्वेश्चन सब? चले फिर, चलो दिन फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। तो वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था फिर से अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका और देख लेते हैं उनका आंसर, आंसर की में वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक, वो भी देख के फिर डिस्कस करें। गुड नाइट।